उस रात दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव में रात के ठीक 12:13 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद हमेशा के लिए छीन ली। शमशान घाट के बीचों बीच ज़मीन अचानक कांपने लगी, राख हवा में उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड बाद वहाँ एक ऐसा विशाल काला दरवाज़ा दिखाई दिया जो दिन में वहाँ कभी नहीं दिखाई देता। गांव वाले उसे 13वां दरवाज़ा कहते हैं क्योंकि शमशान में कुल 12 चिताएं थी, लेकिन आधी रात के बाद एक 13वां दरवाज़ा अपने आप प्रकट हो जाता था। कहते हैं जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। 3 दिन पहले गांव का 22 साल का लड़का रोहित अपने 2 दोस्तों अमन और विकास के साथ शमशान घाट पहुंचा। रोहित पूरे गांव में अपने निडर हरकतों के लिए जाना जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, आज सच पता चल जाएगा, या तो भूत मिलेंगे या फिर गांव वालों का अंधविश्वास टूट जाएगा। अमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित, पागल मत बन, चल वापस चलते हैं, ये जगह मजाक करने की नहीं है। लेकिन रोहित मुस्कुराया, अगर मैं डर गया तो पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ेगी। उसने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ जाना मैं भूतों से मिलकर वापस आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो अकेला शमशान घाट के अंदर चला गया। शुरुआत के कुछ मिनट सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, सिर्फ सूखी पत्तियों की आवाज़ और दूर कहीं से आती कुत्तों के रोने की आवाज़। रोहित हंसते हुए बोला, देखा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अचानक उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने कैमरा सामने घुमाया और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। जहाँ कुछ सेकंड पहले खाली ज़मीन थी, वहीं अब काले पत्थरों से बना एक बहुत पुराना विशाल दरवाज़ा खड़ा था। उस दरवाजे पर राख से बना एक हाथ का निशान था और उस निशान से गाढ़े लाल रंग जैसा तरल धीरे धीरे नीचे बह रहा था। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये यहाँ पहले नहीं था। तभी बिना किसी आवाज़ के वो दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि मोबाइल की फ्लैशलाइट भी कुछ मीटर आगे नहीं जा पा रही थी। अचानक वीडियो में एक और आवाज़ रिकॉर्ड हुई। वो आवाज़ रोहित की नहीं थी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। रोहित, अंदर आ जाओ, हम सदियों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनते ही रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने भागने के लिए पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अगले ही पल उसकी इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि बाहर खड़े अमन और विकास के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को रोहित का मोबाइल तो मिल गया, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। 3 दिन तक पूरे शमशान, जंगल और आसपास के इलाकों में तलाशी हुई, लेकिन उसका एक भी निशान नहीं मिला। आखिरकार यह रहस्यमयी मामला उस अधिकारी के पास पहुंचा जो अपनी तेज़ बुद्धि और निडर स्वभाव के लिए पूरे विभाग में मशहूर था, इंस्पेक्टर शेखर। शेखर ने रोहित के मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो ख़त्म होने से ठीक पहले उसकी नज़र दरवाजे के पीछे खड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहने मुस्कुराती हुई परछाई पर पड़ी और पहली बार इंस्पेक्टर शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर शेखर अपनी टीम के साथ भैरवपुर गांव पहुंचा। गांव में अजीब सी खामोशी थी। हर घर का दरवाज़ा बंद था। लोग खिड़कियों के पीछे से शेखर को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेखर सीधे रोहित के घर पहुंचा। रोहित की माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, साहब, मेरा बेटा जिंदा है ना? शेखर कुछ पल तो चुप रहा, फिर बोला, जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाता मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। रोहित की माँ ने तुरंत सिर हिला दिया। उन्होंने रोहित का कमरा दिखाया। कमरे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शेखर की नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में रोहित, अमन,
विकास और उनके पीछे शमशान घाट साफ दिखाई दे रहा था। शेखर तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे तस्वीर के बिल्कुल पीछे शमशान घाट साफ दिखाई दे रहा था। शेखर तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे तस्वीर के बिल्कुल पीछे पेड़ों के बीच एक धुंधली सफ़ेद आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दूर खड़ी होकर सीधे कैमरे की तरफ देख रही हो। शेखर ने तस्वीर अमन को दिखाई। अमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सच साहब, जब ये फ़ोटो खींची गई थी वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। शेखर अब पहली बार गंभीर हो चुका था। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम स्वरूप बाबा धीरे धीरे लाठी टेकते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने तस्वीर देखते ही आंखें बंद कर ली। फिर धीमी आवाज़ में बोले, साहब, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 12:13 पर शमशान घाट ज़रूर जाना, लेकिन अगर 13वां दरवाज़ा खुल जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे छूना मत। ये कहकर बाबा बिना पीछे देखे वहाँ से चले गए। शेखर ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जाते जाते बाबा ने एक आखिरी बात कही जिसने शेखर को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा इंसान को नहीं बुलाता, वो सिर्फ उसी को बुलाता है जिसका हिसाब अभी बाकी हो। पूरा दिन इंस्पेक्टर शेखर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, 13वां दरवाज़ा। क्या सच में आधी रात को कोई दरवाज़ा दिखाई देता है, या फिर ये सब किसी का रचा हुआ खेल है? शाम होते ही शेखर अपनी टीम के 2 भरोसेमंद पुलिसकर्मियों के साथ कांस्टेबल अर्जुन और कांस्टेबल इमरान के साथ शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। गांव वालों ने उन्हें जाते देखा, लेकिन कोई भी उनके पीछे नहीं गया, बल्कि हर किसी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात के 11:45 पर तीनों शमशान घाट पहुंच चुके थे। चारों तरफ सिर्फ चिताओं की राख थी, सूखे पेड़ और अजीब सी बदबू जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, सर, ये जगह अजीब लग रही है। शेखर मुस्कुराया, डर लग रहा है? अर्जुन हल्का सा हंसा, डर नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। इतने में इमरान अचानक रुक गया। उसने कांपते हुए उंगली सामने की तरफ उठाई। सर, वो देखिए। शेखर ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी अधचली चिता जिससे अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। शेखर ने घड़ी देखी, 12:12। बस 1 मिनट बाकी था। अचानक पूरे शमशान में चल रही हवा एकदम से बंद हो गई। झींगरों की आवाज़ अब गायब हो गई। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। और तभी टन, कहीं दूर एक लोहे की घंटी अपने आप बजी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर आवाज़ पहले से ज़्यादा पास आती जा रही थी। अर्जुन घबरा कर बोला, सर, ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शेखर जवाब देता उससे पहले पूरी ज़मीन हल्के हल्के कांपने लगी। राख अपने आप हवा में उड़ने लगी। इमरान घबरा कर पीछे हट गया। सर, ये भूकंप है क्या? शेखर की नज़र सामने जमी हुई थी, क्योंकि शमशान के बिल्कुल बीच में, जहाँ कुछ सेकंड पहले सिर्फ सूखी ज़मीन थी, वहाँ धीरे धीरे ज़मीन फट रही थी और उस दरार के अंदर से काले पत्थरों से बना वही विशाल दरवाज़ा धीरे धीरे बाहर आने लगा। ठीक वैसा ही जैसा रोहित की वीडियो में दिखाई दिया था। तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। अर्जुन की टॉर्च उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। इमरान के होंठ कांप रहे थे और इंस्पेक्टर शेखर पहली बार अपनी आंखों से 13वां दरवाज़ा देख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज़ बाहर आने लगी। 13वां दरवाज़ा
अब पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुका था। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। काले पत्थरों पर अजीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। शमशान में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ दरवाजे के अंदर से धीरे धीरे आती कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ अर्जुन और इमरान की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर, जो भी है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। शेखर ने टॉर्च मजबूती से पकड़ ली। कोई भी गोली तभी चलाएगा जब मैं कहूँ। कदमों की आवाज़ अचानक रुक गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी पल दरवाजे के अंदर से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। वो इंसान का हाथ नहीं था, पूरी तरह जला हुआ, काली राख से ढका और उंगलियों के नाखून लगभग 4 इंच लंबे। इमरान डर के मारे पीछे हट गया। या अल्लाह, ये क्या है? अगले ही पल पूरा शरीर बाहर आया, लेकिन उसे देखकर शेखर भी कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। वो कोई भूत नहीं था, वो रोहित था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। चेहरे पर गहरे जलने के निशान थे और उसके कपड़े उसी रात वाले थे जिस रात वो गायब हुआ था। अर्जुन खुशी से चिल्लाया, सर, रोहित जिंदा है। वो उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कुछ गड़बड़ है। रोहित बिल्कुल बिना पलक झपकाए तीनों को देख रहा था। फिर उसके होंठ धीरे धीरे खुले, लेकिन जो आवाज़ निकली वो रोहित की नहीं। वो आवाज़ बहुत भारी, बहुत डरावनी। तुम देर से आए, अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना कहते ही रोहित की गर्दन धीरे धीरे एक तरफ नहीं, पूरे 180 डिग्री घूम गई। अर्जुन और इमरान की चीख निकल गई। उसी पल रोहित बिजली जैसी तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ा। शेखर चिल्लाया, भागो! और अगले ही पल पूरे शमशान में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर गांव के लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे और मजबूती से बंद कर लिए। भागो! इंस्पेक्टर शेखर की आवाज़ पूरे शमशान में गूंज उठी। अर्जुन और इमरान बिना पीछे देखे दौड़ पड़े, लेकिन रोहित इंसान की तरह नहीं दौड़ रहा था। वो चारों हाथ पैरों के बल किसी जानवर की तरह असाधारण रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर छलांग लगभग 10 फीट लंबी थी। कुछ ही सेकंड में वो इमरान के बिल्कुल पास पहुंच गया था और अपनी लंबी उंगलियों से उसका कंधा पकड़ लिया। इमरान दर्द से चीख उठा, सर, बचाइए! शेखर ने बिना एक पल गवाए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। गोली सीधे रोहित के सीने में लगी, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और मुस्कुराने लगा। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे भयावह शक्ति की थी जिसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। शेखर की आंखें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन कहा, यह रोहित नहीं है, कोई इसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। अचानक रोहित ने इमरान को जोर से धक्का दिया। इमरान कई फीट दूर जाकर गिरा, लेकिन शुक्र था कि वो अब भी जिंदा था। उसी समय तेज हवा चलने लगी। शमशान की राख भंवर की तरह हवा में घूमने लगी और 13वें दरवाजे के अंदर से एक साथ दर्जनों फुसफुसाती आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कह रहा हो, आ जाओ, तुम भी हमारे हो। अर्जुन ने डरकर अपने कान बंद कर लिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सर, ये आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही है। शेखर समझ चुका था कि यह सिर्फ डराने की कोशिश नहीं थी, कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके दिमाग पर असर डाल रही थी। उसने तुरंत जेब से रुमाल निकाला, ज़मीन से थोड़ी टाक उठाई और दरवाजे के सामने बने अजीब निशानों को ध्यान से देखने लगा। कुछ पल बाद शेखर की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। शायद उसे कोई एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आ चुकी थी। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन, रोहित पर हमला मत करो।
उस 13वें दरवाजे को निशाना बनाओ। अर्जुन ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ निशाना साधा, रोहित बिजली की रफ्तार से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी कीमत पर उस दरवाजे की रक्षा करना चाहता हो। अब शेखर को पूरा यकीन हो चुका था कि रहस्य रोहित में नहीं बल्कि उस 13वें दरवाजे में छिपा है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने तीनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरवाजे के अंदर अंधेरे में पहले 2, फिर 4 और फिर दर्जनों लाल आंखें एक एक करके चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी सेना उस अंधेरे में खड़ी हो। उन सभी लाल आंखों की नज़र अब सिर्फ एक इंसान पर थी, इंस्पेक्टर शेखर पर। दर्जनों लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस 13वें दरवाजे के पीछे कोई पूरी दुनिया छिपी हो। इंस्पेक्टर शेखर ने अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे के अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन रोशनी कुछ ही फीट आगे जाकर जैसे निगल ली गई हो। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जहां रोशनी का भी अस्तित्व खत्म हो जाता था। अचानक दरवाजे के अंदर से एक भारी और बेहद डरावनी आवाज़ गूंजी, जो यहाँ आता है वो लौट कर नहीं जाता। उसी पल रोहित ने जोर से चीख मारी और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर 2 शक्तियाँ आपस में लड़ रही हों। रोहित की आंखों से काले रंग का गाढ़ा तरल बहने लगा। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, सर मुझे बचा लीजिए, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल गई। उसी शरीर से फिर वही भारी आवाज़ निकली, ये अब हमारा है। शेखर समझ गया कि रोहित पूरी तरह मरा नहीं है। उसकी आत्मा अब भी अपने शरीर के अंदर कहीं कैद है, लेकिन कोई बेहद शक्तिशाली दुष्ट शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी है। तभी शेखर की नज़र दरवाजे के ऊपर बने हो एक पुराने प्रतीक पर पड़ी। वही निशान उसे रोहित के कमरे में मिली तस्वीर के पीछे भी दिखाई दिया था। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और दोनों निशानों को मिलान किया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। शेखर धीरे धीरे बुदबुदाया, मतलब ये कोई साधारण दरवाज़ा नहीं है, ये किसी कैद खाने का द्वार है। इतना सुनते ही पूरे शमशान में तेज़ हवा चलने लगी। राख का एक विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ। अर्जुन और इमरान अपनी जगह पर टिक भी नहीं पा रहे थे। तभी दरवाजे के अंदर से सैकड़ों हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। जले हुए, खून से सने हुए, लंबे नाखून वाले हाथ जो किसी जिंदा इंसान को पकड़ने के लिए तड़प रहे थे। इमरान डर के मारे चिल्लाया, सर ये हमें अंदर खींच लेंगे। शेखर ने तुरंत दोनों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी उन हाथों में से एक ज़मीन पर गिरा और गिरते ही राख में बदल गया। उसी राख के बीच से एक बहुत पुराना तांबे का एक लॉकेट दिखाई दिया। शेखर ने बिना देर किए वो लॉकेट उठा लिया। जैसे ही लॉकेट उसके हाथ में आया, 13वें दरवाजे के अंदर से एक ऐसी भयानक चीख सुनाई दी कि पूरा शमशान कांप उठा। और पहली बार दरवाजे के पीछे छिपी उस अदृश्य शक्ति ने गुस्से में इंस्पेक्टर शेखर का नाम लेकर पुकारा, शेखर। जैसे ही इंस्पेक्टर शेखर ने वो पुराना तांबे का लॉकेट अपने हाथ में उठाया, पूरे शमशान में एक भयानक कंपन होने लगा। 13वें दरवाजे के पीछे से लगातार चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ दर्द में तड़प रही हों। अर्जुन और इमरान घबरा कर कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन शेखर की नज़र अब सिर्फ उस लॉकेट पर ही थी। लॉकेट पर वर्षों पुरानी धूल जमी हुई थी। शेखर ने उसे साफ किया तो उसके ऊपर एक नाम खुदा हुआ साफ दिखाई दिया, आचार्य रुद्रनाथ। इतने में पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, आखिर तुम्हें वो मिल ही गया। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहाँ गांव के वही बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा खड़े थे। शेखर ने हैरानी से पूछा, बाबा आप यहाँ? बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, बेटा आज से लगभग 200 साल पहले इस शमशान में तांत्रिकों का एक
भयानक अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान का उद्देश्य मृत आत्माओं को अपने वश में करना था, लेकिन लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अनुष्ठान बिगड़ गया और सैकड़ों बेचैन आत्माएं इसी दरवाजे के पीछे कैद हो गई। शेखर ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बाबा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आचार्य रुद्रनाथ ने अपनी आखिरी सांस तक लड़कर उस दुष्ट शक्ति को इसी 13वें दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था, लेकिन उसे हमेशा के लिए बंद रखने की चाबी ये लॉकेट था। इतना सुनते ही रोहित के शरीर में फिर से तेज झटके लगने लगे। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बोला, उसे मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बार आवाज़ रोहित की नहीं थी, वो आवाज़ उसी दुष्ट शक्ति की थी। बाबा ने कांपते हुए शेखर की ओर देखा और बोले, बेटा, वो शक्ति जानती है कि अगर ये लॉकेट सही जगह पहुंचा दिया गया तो उसका अंत तय है। अचानक 13वें दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा दरवाज़ा हिलने लगा। उसकी दरारों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। इमरान घबरा कर चिल्लाया, सर, ये दरवाज़ा टूट रहा है। शेखर ने पहली बार अपने चेहरे पर डर महसूस किया। अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो सिर्फ भैरवपुर गांव नहीं, शायद पूरा इलाका उस दुष्ट शक्ति के चपेट में आ जाएगा। बाबा ने शेखर के हाथ में लॉकेट कसकर रखते हुए कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। या तो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो, या फिर आज की रात इंसानों की दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। इतना कहते ही 13वें दरवाजे में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई और उस दरार के भीतर से 2 जलती हुई लाल आंखें धीरे धीरे बाहर आने लगी। 13वें दरवाजे में बड़ी दरार हर सेकंड के साथ और चौड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से निकलती काली धुंध पूरे शमशान को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इंस्पेक्टर शेखर ने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि यही इस शापित दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने का आखिरी उम्मीद है। अचानक रोहित जोर से चीखा और घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहता काला धुआं अब धीरे धीरे बाहर निकलकर उसी दरवाजे की तरफ जा रहा था। रोहित दर्द से तड़पते हुए बोला, सर, जल्दी कीजिए, ये मेरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। तभी दरवाजे के अंदर से एक विशाल काली आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट थी। पूरा शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी 2 जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। 200 साल से मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने अपना विशाल हाथ शेखर की तरफ बढ़ाया। चारों तरफ तेज तूफान चलने लगे। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ज़मीन फिर कांप उठी। अर्जुन और इमरान डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन शेखर अपनी जगह से नहीं हिला। रामस्वरूप बाबा जोर से चिल्लाए, बेटा, लॉकेट को दरवाजे के बीच बने उस प्रतीक पर रख दो, यही आखिरी मौका है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वो दुष्ट शक्ति हर पल शेखर को रोकने की कोशिश कर रही थी। शेखर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसके कानों में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। कभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी बच्चे के रोने की, लेकिन वो जानता था ये सब एक भ्रम है। आखिरकार वो दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए तांबे का लॉकेट उठाया और दरवाजे के बीच बने उस प्रतीक पर जोर से रख दिया। अगले ही पल इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा शमशान सफ़ेद प्रकाश से भर गया। वो दुष्ट शक्ति दर्द से भयानक चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका पूरा शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। दरवाजे के पीछे कैद सैकड़ों आत्माएं एक एक करके शांत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद उन्हें मुक्ति मिल रही हो। रोहित ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद 13वां दरवाज़ा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। फिर वो उसी ज़मीन में समा गया जहाँ से निकला था। पूरा शमशान फिर से शांत हो गया। हवा रुक गई, राख ज़मीन पर गिर गई और ऐसा लगने लगा
मानो यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। रोहित की सांसें अब सामान्य थी। जब उसकी आंखें खुली, उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। कुछ दिनों बाद भैरवपुर गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर शेखर जब उस केस की फाइल बंद करने वाला था, तभी उसकी नज़र उस आखिरी तस्वीर पर पड़ी जो रोहित के मोबाइल से मिली थी। उसने तस्वीर को जूम किया। दरवाज़ा तो गायब था, लेकिन शमशान के सबसे पीछे एक पुराने बरगद के नीचे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत अब भी वहीं खड़ी थी। इस बार वो सीधे कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर शेखर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। ये अंत नहीं है। शेखर कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने धीरे से केस फाइल बंद की, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस हो चुका था कि भैरवपुर का रहस्य अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। शायद ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना राज लेकर आए। तब तक रात में अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। शुभ रात्रि।